नमस्कार दोस्तों। रेट मेंस यानी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास दोस्तों, जिसके अंदर सभ्यताएं देख ली, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, गुर्जर परतियार वंश, क्योंकि राजवंश इंपॉर्टेंट है तो ये सभी टॉपिक हमने देख लिए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों। रेट मेंस जो राजस्थान इतिहास हिस्ट्री के नाम से वहां पर जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। और आज क्लास नंबर हमारी 6 रहेगी और आज हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का गुहिल राजवंश दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ के अंदर पहले गुहिलों ने शासन किया और गुहिलों के बाद सिसोदियों ने। है एक ही पिता के दो पुत्र थे। जो गुहिल और सिसोदिया अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग है तो हम पहले गुहिल वंश को पढ़ेंगे और फिर सिसोदिया वंश। 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट अध्ययन है वो कर लेंगे दोस्तों। तो एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश की ओर। गुहिल वंश जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी मैं अच्छी तरह आपको बताता चलूंगा। देखिए गुहिल वंश कहां पर, रियासत कौन सी थी गुहिल वंश की? मेवाड़ रियासत थी। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जो वर्तमान में ये जिले हैं ये आते थे मेवाड़ राजधानी, जो मेवाड़ रियासत है उसके अंतर्गत, गुहिल के शासन के अंतर्गत दोस्तों। अब देखिए 2 शाखाएं हैं, एक राणा शाखा एक रावल शाखा। इनके बारे में हम आगे अध्ययन कर लेंगे। ये मेवाड़ रियासत की है, गुहिल वंश में इनसे रिलेटेड नहीं है। एक गुहिल की रहेगी तो एक सिसोदिया वंश की शाखा रहेगी दोस्तों। इनके यानी गुहिल वंश बोले या मेवाड़ के जो रियासत है गुहिल और सिसोदिया, इनके कुल देवता है एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी है दोस्तों। और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह सकता है दोस्तों। कुलदेवी है बाण माता। कुलदेवी कौन है? बाण माता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कुलदेवी किनको बताया गया है? बाण माता को बताया गया था। एक बार फिर देख ले, आप इतनी सी जानकारी वापस देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गुहिल वंश की तो रियासत है मेवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्र में आता है चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। 2 शाखाओं में राणा और रावल, जिनके बारे में रावल, गुहिल, राणा, सिसोदिया। कुलदेवता एकलिंग जी और कुलदेवी बाण माता दोस्तों। अब चलिए मित्रों, महाभारत काल में जो सीवी जनपद था जिसकी राजधानी थी मध्यमिका यानी नगरी, जिसको हम चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ में है नगरी मध्यमिका, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है ये। तो वो आता था मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है मित्रों यह है मेदपाट या प्रागवाट। मेदपाट या प्रागवाट उदयपुर दोस्तों। और प्रारंभ में मेवाड़ पर शासन किसका था? मौर्य वंश का शासन था दोस्तों। तो ये नॉर्मल जानकारी आपके लिए हो गई। अब आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुहिल वंश की उत्पत्ति दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपके सीधा बन सकता है, गुहिल वंश की उत्पत्ति। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दोस्तों, वल्लभी नगर साम्राज्य यानी जो गुजरात है उसमें वल्लभी नगर साम्राज्य थे, उसके शासक थे शिलादित्य। उसके वंशज बताए जेम्स टोड ने, कर्नल टोड ने दोस्तों। डॉक्टर जीएच ओझा ने बताया है सूर्यवंशी। गुहिलों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया है दोस्तों। अबुल फजल के अनुसार ईरान के शासक नौसेका आदिल की क्या है? गुहिल संतानें हैं दोस्तों। ईरान के शासक नौसेका आदिल है, उनकी संतानें। ये किसने कहा है दोस्तों? अबुल फजल ने कहा है। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आराम से आप देखते जाइए दोस्तों। डी.आर. भंडारकर ने गुहिलों को क्या माना है? ब्राह्मण माना है दोस्तों। डी.आर. भंडारकर ने आहड़ से जो प्राप्त लेख है उसके आधार पर जो मेवाड़ के गुहिल वंश है या गुहिल है उनको ब्राह्मण माना है दोस्तों। और गुहिल का जो आनंदपुर है वहां से आना, क्या आनंदपुर है जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि आनंदपुर से गुहिल है जो मेवाड़ आए थे दोस्तों। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है या एकलिंग महात्म्य में लिखी गई है उसके अनुसार गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया। आनंदपुर का जो ब्राह्मण वंश है उससे संबंधित गुहिलों को बताया गया है दोस्तों।
और नैन्सी और कर्नल टोड गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। नैन्सी ने और कर्नल टोड ने कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का, गुइलों की 24 शाखाओं का क्या किया है? वर्णन किया है दोस्तों। यह मुख्य जानकारी है गुइलों की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों। इसके अलावा जैसे कर्नल टोड ने कहा ना वल्लभी साम्राज्य से आए हैं, उसी प्रकार कविराजा श्यामल दास है, उन्होंने भी कहा है, जो उनका ग्रंथ है वीर विनोद है ना, उसके अंदर कहा है कि जो गुइल है वो वल्लभी से आए। कहां से आए हैं? वल्लभी से। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, ये हो गई गुइलों की उत्पत्ति, और जो साथ ही नोट्स बना रहे हैं वो साथ में लिख ले, आराम से लिख सकते हैं। अच्छी क्लास है, पहले क्लास देख ले, फिर आपको कम समय में आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी ऐप पे उपलब्ध करवा देंगे सभी के सभी नोट्स दोस्तों। अब चलिए हम गुइल है वो कहां से किस प्रकार आते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों, यहां से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आनंदपुर के शासक है देवादित्य। देखिए यहां पर आनंदपुर के शासक है देवादित्य, उनकी पुत्री थी सौभागा देवी, जिसने की सूर्य की आराधना और बीज मंत्र से उनका पुत्र हुआ शिलादित्य, जो वल्लभी का क्या बना है? शासक। शिलादित्य बना है वल्लभी का शासक। शिलादित्य ने शादी की किससे? पुष्पावती से, जो कहां की थी? आबू के जो परमार है वहां की आबू की राजकुमारी थी पुष्पावती, उससे। और शिलादित्य और पुष्पावती से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो है गुइलादित्य, यानी गुइल, जो गुइल वंश का संस्थापक है। गुइलादित्य, बहुत जगह में गुइल भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। तो ये कर्नल टोड के अनुसार दिया गया है, वो मैंने आपके सामने दिया गया है। अब यहां पर देखिए जो देवादित्य है ये कहां के हैं? आनंदपुर के हैं दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना है, आनंदपुर के शासक है ये। इनकी पुत्री कौन है? सौभागा देवी, जिसने सूर्य की आराधना की और बीज मंत्र से इनके पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था शिलादित्य, जो वल्लभी का क्या बना? शासक बना। शिलादित्य ने शादी की पुष्पावती से, जो आबू की राजकुमारी थी। और शिलादित्य और पुष्पावती के जो पुत्र होता है वो है गुइलादित्य, जो मेवाड़ में आकर गुइल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। गुइल वंश का उसको संस्थापक माना जाता है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, यहां पर हमारा गुइल वंश की जो उत्पत्ति हो रही है वहां तक हम पहुंच गए। तो चलिए मित्रों, ये रहे हमारे प्रथम शासक। एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। गुइलादित्य या गुहिल दोस्तों, पिता थे शिलादित्य, माता थी पुष्पावती दोस्तों। पालन पोषण किया था कमलावती ने, जो वीरनगर की क्या थी? ब्राह्मणी थी दोस्तों। वीरनगर की ब्राह्मणी थी कमलावती, उसने दोस्तों। गुइल वंश का संस्थापक कौन? गुइलादित्य। गुइल वंश की स्थापना की, और कहां पर? नागदा में। कब? 566 ईस्वी में। राजधानी किसको बनाया? नागदा का दोस्तों। राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? उंदरी गांव के बील सरदार द्वारा। राज्याभिषेक नागदा के अंदर किया गया है। उंदरी गांव है उसके बील सरदार के द्वारा। तो वापस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मित्रों। एक जानकारी दे दूं, हमारे सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? अगर हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो आरबीएससी की बुक मानी जाती है, सबसे बेस्ट यही मानी जाती है, यही मानी जाती है। तो इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक चलती है हमारे, हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो आप अगर कहीं पर जागते हो, लेकर आते हो, पढ़ते हो, तो ये नोट्स आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पढ़ लोगे तो आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी कंप्लीट का कंप्लीट आपको जानकारी इनसे मिल जाएगी दोस्तों। जो आरबीएससी का सिलेबस चलता है उसके अंदर जो बुकें चलती है उनमें जो जानकारी दी गई है, हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो जानकारी दी गई है, वो संपूर्ण जानकारी इन नोट्सों में मिल जाएगी आपको। अब देखिए मित्रों, यह हो गए हमारे गुइलादित्य। अब गुइलादित्य का 8वां वंशज आता है, यानी कि इनका 8वां वंशज है वो आता है, वो है दोस्तों कौन? 8वां वंशज नागादित्य, जो बिलू के साथ क्या करता है? दुर्व्यवहार उन्होंने किया और बिलू के द्वारा हत्या कर दी गई और ईडर का राज्य छीना गया। बिलू ने ईडर का राज्य छीन लिया। नागादित्य का पुत्र था जिसका नाम था बप्पा राहुल, जो जब नागादित्य की हत्या की गई उस समय मात्र 3 वर्ष का था। ये उस समय मात्र 3 वर्ष का ये पुत्र था नागादित्य का, बप्पा राहुल दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए मित्रों,
जो गुइलादित्य है ये संस्थापक है, लेकिन जो गुइल वंश है वो मुख्य रूप से सुचारू रूप से चलने लगा है बप्पा राहुल के समय। यहां पर देखिए बप्पा राहुल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक दोस्तों। मूल नाम क्या था इनका? कालभोज। मूल नाम कालभोज था। बप्पा इनकी क्या थी? उपाधि थी दोस्तों। समझ गए आप? यहां पर मूल नाम कालभोज था, जबकि बप्पा क्या थी? इनकी उपाधि थी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए, अगर हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ते हैं, एक एक जानकारी बता रहा हूं आपको। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोस्तों, ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। तो 1460 ईस्वी की है ये। अगर हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ते हैं तो बप्पा राहुल को विप्र बताया गया यहां पर, विप्र दोस्तों, समझे। और डीआर भंडारकर ने इसी के आधार पर जो मेवाड़ के गुइल है उनको क्या माना है? ब्राह्मण माना है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा राहुल को विप्र कहा गया और इसी आधार पर डीआर भंडारकर ने इनको क्या माना? ब्राह्मण माना दोस्तों। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक है बप्पा राहुल। जो मेवाड़ राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा राहुल है दोस्तों। इनके गुरु थे हारित ऋषि, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अपना राजधानी बनाई थी नागदा को, और वहां पर शासन किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी है ये भी दोस्तों। अब आगे देखिए, 734 ईस्वी में मानमोरी मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। राजधानी नागदा उदयपुर इन्होंने बनाई, जहां पर सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बहू मंदिर है, उसका भी इन्होंने निर्माण कराया। एक बार वापस देख लीजिए सभी साथी। मूल नाम कालभोज, बप्पा है इनकी उपाधि, मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक, गुरु है इनके हारित ऋषि। 734 ईस्वी में मानमोरी मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। राजधानी नागदा उदयपुर दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए आगे चलते हैं। निर्माण एकलिंग जी का मंदिर, लकुलिस मंदिर, कैलाशपुरी के अंदर, लोक देवता। और अगर हम बात करते हैं एकलिंग जी का मंदिर या लकुलिस मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी में। ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और लोक देवता है जो हमारे गुइल है उनके दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना। अब चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे हमारे आते हैं, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के 115 ग्रेन चलाए इन्होंने। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के 115 ग्रेन में इन्होंने चलाए। किन्होंने चलाए? बप्पा राहुल ने दोस्तों, कालभोज ने। इनकी उपाधि है हिंदुआ सूरज। समझे आप? बप्पा राहुल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। समझ गए आप? इसी वजह से जो गुइल वंश के सभी शासक है स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे दोस्तों, इसी वजह से। चकवे, राजगुरु, ये क्या है? इनकी उपाधियां हैं दोस्तों। क्या है? उपाधियां। सीवी वेदे ने बप्पा राहुल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की है। सीवी वेदे ने क्या की है? जो बप्पा राहुल है इनकी तुलना चार्ल्स मार्टल से की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट, हारित ऋषि ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए इस बार के लिए, कि बप्पा राहुल को जो बप्पा की उपाधि मिली वो किसके द्वारा दी गई? हारित ऋषि के द्वारा। श्यामलदास के अनुसार देखिए, श्यामलदास ने कहा कि बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी शासक हुआ था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। बहुत सारी किंवदंतियां चलती है दोस्तों, जैसे एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देते थे बप्पा राहुल। 12,72,000 की ये सेना रखते थे। 4 बकरे एक दिन के अंदर ये खा जाते थे। 35 हाथ लंबी धोती पहनते थे। 16 हाथ का दुपट्टा ये रखते थे। समझे आप? ये किंवदंतियां हैं बप्पा राहुल के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपके सामने यहां पर रख दी है दोस्तों।
बप्पा से हम आगे चलते हैं तो अगले जो गुहिल वंश में शासक आते हैं वो आते हैं अलट यानी आलू रावल। बीच में शासक आए, लेकिन जो मुख्य शासक है जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे भोज, महेंद्र, नाग ये आए थे, लेकिन मुख्य रूप से जो बाद में शासक आते हैं वो आते हैं हमारे अलट यानी आलू रावल। राजधानी आहड़। राजधानी किसको बनाया है? आहड़ को दोस्तों। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की है इन्होंने। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत करने वाले हैं वो आलू रावल, अल्लट है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नौकरशाही के अंदर देखिए, अक्ष पटलाधीश, आयव्यय का लेखा रखने वाला, अमात्य यानी कि मुख्य मंत्री, ये नौकरशाही के अंदर है। और जो भी आप साथी है क्लासें ले रहे हैं, आप बाद में नोट्स भी हमारे लेते हैं, नोट्स भी पढ़ते हैं, तो जो भी नौकरशाही के नीचे देखिए, यहां से इतनी जगह छोड़कर मैंने नौकरशाही के नीचे यहां पर ये चीज लिखी है, तो ये मतलब है कि ये नौकरशाही से जुड़ी हुई जानकारी है, ये जानकारी रखना है। अल्लट का विवाह अल्लट का हुआ हरिया देवी के साथ, जो क्या थी? हूण राजकुमारी थी दोस्तों। और देखिए, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है ये। अल्लट ने निर्माण कराया वराह मंदिर का आहड़ उदयपुर में। वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने कहां पर करवाया है? वराह मंदिर का आहड़ उदयपुर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपके सामने यहां पर रख दी दोस्तों। अल्लट के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं शक्ति कुमार। मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जब शक्ति कुमार शासक बने हैं उस समय ये मानो कि गुइलों की जो शक्ति है वो डाउन हो गई थी। और इसी समय क्या होता है मित्रों, शक्ति के कुमार के साथ जो परमार शासक है मुंज, परमार शासक था मालवा का, ये इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया। परमार शासक था, वंशज था ये किसका? भोज परमार का, वंशज भोज परमार का, जिसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर है उसको निर्माण करवाया था भोज परमार ने। अब देखिए, शक्ति कुमार के समय ही परमार मुंज ने क्या किया था? चित्तौड़ पर अधिकार। और इसी समय इन्होंने क्या कर दिया? आहड़ को नष्ट। अल्लट ने राजधानी बनाई थी आहड़ को, आहड़ को परमार यानी मुंज ने क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शक्ति कुमार के बाद अंबा प्रसाद है जो शासक बनते हैं, और शासक जैसे सूचीवर्म, ये इस प्रकार शासक बनते जाते हैं। और जो मुख्य रूप से शासक बनकर आते हैं सामने हमारे, वो आते हैं रण सिंह। कौन आते हैं मित्रों? रण सिंह आते हैं 1158 से लेकर 1168 ईस्वी। रण सिंह इंपॉर्टेंट दोस्तों। रण सिंह के समय ही जो गुइल वंश है ये दो शाखाओं में बट गया। इतनी देर गुइल वंश चल रहा था। अब देखिए, दो पुत्र थे, गुइल वंश का बंटवारा हुआ रण सिंह के समय। दो पुत्र थे, सेम सिंह जो रावल शाखा मेवाड़ पर क्या किया? शासन किया। और दूसरा था राहप जो राणा शाखा सो सिसोदा गांव के क्या बने? ठिकानेदार बने दोस्तों। तो देख लीजिए, यहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके लिए बन सकता है। अब देखिए, यहां पे मेवाड़ का शासन किसके हाथ में रहा है? शेम सिंह के साथ में रहा है, रावल शाखा का। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रावल शाखा तक रहेगी। रावल शाखा के बाद जो राणा शाखा का जब मेवाड़ पर अधिकार होता है 1326 के आसपास, उस तक 1326 तक जानकारी यहां से ले लेंगे। बाकी जो आ जाएगी हमारी राणा शाखा, उसका अध्ययन 1326 में ये शासन करेंगे, तो उसका अध्ययन नेक्स्ट क्लास में हमारे रहने वाला है। अब चलिए, शासक कौन बन गए हैं? शेम सिंह बन गए हैं शासक। रावल शेम सिंह 1168 से 1172 तक। इनके पुत्र थे रावल सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह, जिनको मंथन सिंह भी हमें बहुत जगह नाम दिया हुआ मिलता है दोस्तों। अब देखिए, यहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलने वाली है, ध्यान से देखते जाइए। तो पूरी जानकारी यहां पर हम देखेंगे। थोड़ा सा हम शेम सिंह के ऊपर कर देते हैं जिससे पूरी स्क्रीन पे आ जाइए। देखिए, पुत्र है रावल सामंत सिंह, ये बन गए हैं शासक अगले शेम सिंह के बाद। और रावल कुमार सिंह यानी मंथन सिंह है, ये शासक नहीं बने। तो देखिए क्या होता है, सामंत सिंह का विवाह होता है पृथ्वीबाई, जो अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की क्या थी? बहन थी। अब देखिए, यहां पे झगड़ा कहां पर होता है कि पृथ्वीबाई से नाडोल पाली के शासक थे कीर्तिपाल चौहान, जिनको हम कित्तू के नाम से जानते हैं। कित्तू क्या करते थे? प्रेम करता था। पृथ्वीबाई से
कीर्तिपाल चौहान जो नाडोल पाली का शासक था, चौहान वंश का था, यह करता था प्रेम, लेकिन लेकर कौन चला गया? सामंत सिंह। कौन लेकर चला गया? सामंत सिंह। तो कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब मेवाड़ पर इन्होंने अधिकार किया, मेवाड़ पर अटैक किया और अधिकार कर लिया। तो जो सामंत सिंह है, क्षेत्र सिंह के जो पुत्र सामंत सिंह है, क्षेम सिंह के पुत्र, ये कहां चले गए? सामंत सिंह वागड़ चले गए और 1178 में गोयल वंश की स्थापना कहां कर दी? वागड़ के अंदर। फिर क्या होता है? कुमार यानी राहुल कुमार सिंह मंथन सिंह, राहुल कुमार सिंह मंथन सिंह ने मेवाड़ पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार। किस पर अटैक किया? कीर्तिपाल चौहान पर, और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो बीच में यहां पर मेवाड़ है वो चौहानों के पास जाता है, लेकिन वापस किसके पास आ जाता है? ये गोयलों के पास आ जाता है दोस्तों। तो आ गया यहां पर समझ में दोस्तों। अब देखिए, शासक बन गए मंथन सिंह। मंथन सिंह के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं जेतर सिंह। यहां से भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। जेतर सिंह ने नाडोल पर आक्रमण किया। जेतर सिंह शासक बने और शासक बनते ही उन्होंने क्या कर दिया? नाडोल पर अटैक कर दिया। नाडोल के शासक थे उदय सिंह, जिनकी पोती थी रूपा देवी, जिसका विवाह किया गया जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ। जेतर सिंह के पुत्र के तेज सिंह के शासक, नाडोल के शासक थे उदय सिंह, पोती थी इनकी रूपा देवी। विवाह पोती का किया गया है तेज सिंह, जो जेतर सिंह का क्या है? पुत्र। और यहां से नाडोल प्लस मेवाड़ के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। जेतर सिंह के समय ही होता है बुताला का युद्ध 1227 के अंदर। जेतर सिंह के समय बुताला का युद्ध, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इल्तुतमिश कहां का शासक है? दिल्ली का शासक है। जेतर सिंह के सेनापति कौन है? मदन व बादल। मदन व बादल है जेतर सिंह के सेनापति दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। अब देखिए यहां पे क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए बन सकता है। जो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन ये था, बुताला का जो युद्ध है इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बुताला का जो युद्ध हुआ इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वर्णन की बात की गई और वर्णन मिलता है, वो मिलता है हमीर मद मर्दन में। हमीर मद मर्दन में दोस्तों, हमीर मद मर्दन में। अब बताइए यह हमीर मद मर्दन किसका ग्रंथ है? जय सिंह सूरी का। किसका है? जय सिंह सूरी का ये ग्रंथ है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है दोस्तों। और इसी के अंतर जो इल्तुतमिश है उसको क्या कहा गया? हमीर कहा गया। इसी ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से जेतर सिंह क्या थे? हावी हो गए इल्तुतमिश पर। तो इल्तुतमिश वहां से हार मानकर भागा और भागते समय इल्तुतमिश की भागती सेना ने क्या किया? नागदा को लूट लिया दोस्तों। भागती सेना ने क्या किया? नागदा को लूट लिया। यह जानकारी मिलती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, परमाणु से चित्तौड़ को छीनकर क्या बनाया है? जेतर सिंह ने अपनी राजधानी बनाया है। इतनी देर कभी नागदा कभी अहाड़, यहीं पर घूम रही थी ना राजधानी। अब कहां आ गई है? अब आ गई है परमाणु से छीनकर, चित्तौड़ को छीनकर राजधानी बना लिया चित्तौड़ को दोस्तों। किसने? जेतर सिंह ने दोस्तों। अब देखिए मित्रों, नसीरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण 1248 में, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा। इनके शासनकाल में मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि जेतर सिंह का काल मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जेतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तेज सिंह। तेज सिंह ही बनेगा दोस्तों। तो चलिए मित्रों, तेज सिंह जो है जेतर सिंह का पुत्र, जेतर सिंह का पुत्र 1253 से लेकर 1267 तक इन्होंने शासन किया। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार लिखूं तो 1250 से 1273 लिखा गया है हिंदी ग्रंथ अकादमी में। तो जैसा लिखा गया वैसा ही मैं बताऊंगा दोस्तों।
उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ 1253-54 में, जो क्या रहा, असफल रहा। पत्नी थी जेतल देवी, निर्माण करवाया श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का चित्तौड़ में। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का चित्तौड़ में दोस्तों। और तेज सिंह से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो बनता है हमारी कला संस्कृति के अकॉर्डिंग, और वो रहा ये क्वेश्चन, देख लीजिए आप। तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ हुआ, जिसका चित्रकार था कमलचंद्र, और कब, 1260 ईस्वी के अंदर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। जेतल देवी और तेज सिंह का जो पुत्र होता है वो होता है समर सिंह, और वो बनता है मेवाड़ का अगला गोइल वंश का शासक। ये रहा दोस्तों समर सिंह, 1267 से लेकर 1302 तक दोस्तों। अब देखिए समर सिंह के बारे में देखिए। तुर्की से गुजरात का उद्धार, यानी तुर्की के आक्रमण गुजरात पे हो रहे थे तो तुर्कों को वहां से भगाया, और इसी वजह से इनको तुर्क जो है गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। किसमें, आबू के शिलालेख में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला। जब गुजरात अभियान पर खिलजी की सेना जा रही थी, एक की सेना जा रही थी, तो उससे क्या किया, कर वसूला दोस्तों इन्होंने। जैन विद्वान रतन पर्व सूरी ने वह पार्श्वनाथ इनके क्या थे, विद्वान थे। इनके दो पुत्र थे दोस्तों, एक था कुंभकर्ण, दूसरा था रतन सिंह। कुंभकर्ण कहां चला गया, नेपाल, और नेपाल में क्या कर दी, गुइल वंश की स्थापना। तो समर सिंह का पुत्र है कुंभकर्ण, जो नेपाल में गुइल वंश की स्थापना करता है। समर सिंह का पुत्र कुंभकर्ण नेपाल में जाता है और वहां पर करता है क्या मित्रों, क्या करता है, गुहिल वंश की स्थापना। दूसरा इनका पुत्र समर सिंह का है, वो है रतन सिंह, जो चित्तौड़ का शासक बनता है। चित्तौड़ का अगला शासक बनता है कौन दोस्तों, रतन सिंह। तो ये थे समर सिंह। अब बात आती है 1302 की। 1302 में बनते हैं रावल रतन सिंह हमारे मेवाड़ के शासक, रावल शाखा के अंतिम शासक दोस्तों। अब देखिए यहां पे रावल शाखा के अंतिम शासक, जानकारी किससे मिलती है इनकी, पद्मावत ग्रंथ जो मलिक मोहम्मद जायसी का है, 1540 में लिखा गया। खजाइन उल फुतू जो अमीर खुसरो का है। इन ग्रंथों से रावल रतन सिंह की जानकारी मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक जानकारी दोस्तों यहां से देखिए दोस्तों, एक हम बात बताते हैं आपको कि एक हीरामन तोता था, हीरामन नाम का, हीरामन नाम का एक तोता था। अब देखिए वो था रानी पद्मिनी का तोता, रानी पद्मिनी जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। तो ये जो आपका है मित्रों हीरामन तोता, ये एक ब्राह्मण के पास आ जाता है, और ब्राह्मण से खरीद कौन लेता है, ये ब्राह्मण आ गया आपका, ब्राह्मण से इसको खरीद कौन लेता है मित्रों, कौन खरीद लेता है, रावल रतन सिंह। रतन सिंह को हीरामन तोता है ना, यह बताता है पद्मिनी के बारे में, पद्मिनी की सौंदर्यता के बारे में। समझे आप, जनश्रुति के अनुसार बता रहा हूं आपको मैं, जनश्रुति है ना, जनश्रुति, उसके अकॉर्डिंग जानकारी दे रहा हूं कि तोता खरीद लिया, तोते ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में रावल रतन सिंह को बताया। रतन सिंह ने मन में ठान ली कि शादी करनी है तो किससे, पद्मिनी से। और यहां से क्या करते हैं, रतन सिंह चले जाते हैं सिंहल द्वीप। कहां चले जाते हैं, सिंहल द्वीप चले जाते हैं, और वहां पर 12 वर्ष तक योगी के वेश में रहते हैं, योगी के वेश में ये रहते हैं 12 वर्ष तक दोस्तों। समझे आप, यहां पर 12 वर्ष तक रहने के बाद इन्होंने क्या किया था, पद्मिनी से विवाह रचाया था दोस्तों। अब देखिए यहां पे आगे चलते हैं, पद्मिनी के बारे में देख लेते हैं। पत्नी थी इनकी पद्मिनी जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। पिता थे गंधर्वसेन, माता थी चंपावती, भाई था बादल और चाचा था गोरा। ये काम में आने वाले आगे, भाई बादल, चाचा गोरा दोस्तों। और प्रिय तोता था हीरामन, जो किसी कारण से कोई ब्राह्मण के हाथ लग गया, और ब्राह्मण से जो गंधर्वसेन का पालतू तोता था, जो किसके पास था, पद्मिनी के साथ, और वहां से ब्राह्मण से ये पहुंच गया किसके पास, रतन सिंह के पास।
शादी होकर आ गए हैं घर पे। रतन सिंह ने क्या किया, एक राघव चेतन था, तांत्रिक था राघव चेतन, दोस्तों याद रखना, ये राघव चेतन है, उसको क्या किया, तांत्रिक को दरबार से बाहर निकाल दिया। तो राघव चेतन कहां चला गया, एके के पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया दोस्तों। और एके के पास जाकर राघव चेतन तांत्रिक है तो ये क्रोध में तो था ही, और उसने वहां पर जाकर एके को क्या बता दी, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जानकारी दी। तो पद्मिनी के बारे में दी तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उसको प्राप्त करेंगे। अब देखिए आगे क्या कारण बनता है। पहला कारण बनता है रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का कारण, वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का था सामरिक महत्व और पद्मिनी की सुंदरता। ये तीन मुख्य कारण है वो बनते हैं दोस्तों। फिर होता है एके का चित्तौड़ पर आक्रमण। कब, 28 जनवरी 1303 को। घेरा डाला 8 माह तक और अधिकार किया 26 अगस्त 1303 को दोस्तों। अब अधिकार हो गया मतलब साका तो होगा, तो चित्तौड़ का प्रथम साका देखिए कब, 1303 में। शासक थे रतन सिंह, सेनापति थे गोरा व बादल। तो रतन सिंह, गोरा व बादल, इन्होंने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया दोस्तों। इन्होंने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। इंपॉर्टेंट, आगे देखिए मित्रों, एक जानकारी इससे पहले भी मिलती है कि जो रतन सिंह है उनको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। एक जानकारी मिलती है हमें जो जनश्रुति के अनुसार कि रतन सिंह को एके ने कैद कर लिया। सुन लेना मित्रों ध्यान से जानकारी, एके को कैद कर लिया था। तो गोरा और बादल ने क्या किया कि जो राजपूत थे, गोरा और बादल ने जो राजपूत थे दोस्तों, उनको पालकियों के दासियों के वेश में, पालकियों में दासियों के वेश में राजपूत योद्धाओं को भेजकर रतन सिंह को मुक्त वहां से करवाया था। तो यहां पर देखिए रतन सिंह, गोरा, बादल ने केसरिया कर लिया। जोर पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया है, जौहर कर लिया। आक्रमणकारी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो जोर हो गया है यहां पे, केसरिया हो गया यहां पे, साका यहां पर हो गया है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्जाबाद कर दिया दोस्तों। इसके बाद 1300 अलाउद्दीन खिलजी का 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पर अधिकार रहा, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है जो मालदेव मुछावाला है ना, चौहान शासक, जालोर का चौहान शासक मालदेव, उसने इस किले को संभाला था दोस्तों। इस किले को संभाला था दोस्तों। अमीर खुसरो, जिसने इसका आंखों देखा वर्णन भी किया है, क्योंकि यह अलाउद्दीन के खास साथ था। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इस आक्रमण के समय क्या था, अलाउद्दीन के साथ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। तो 1303 यहां पे जैसे रतन सिंह क्या करते हैं, केसरिया करते हैं, यहां पे साका होता है, साका होते ही क्या होता है, रावल साका का एंड हो जाता है। और अब आएगी हमारी राणा साका, वो आएगी 1326 से, 1326 से आएगी हमारी अगली शाखा राणा साका। राणा साका में शासक बनेंगे हमारे राणा हमीर, महाराणा राणा हमीर दोस्तों। तो वो राणा हमीर से आगे का जो अध्ययन है एकीकरण तक का, वो अगली क्लास के अंदर हम करेंगे। आज जो हमारी थी रावल साका थी हमारी, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। एक बार कमेंट करके बता दीजिए मित्रों क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।